हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस नए वीडियो में एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए सीट 8 दिसंबर 2024 के लिए, जो कि 14 दिसंबर को ये होने वाला है एग्ज़ाम, इसके लिए आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए हिंदी का पैडागॉजी सेक्शन का आज मैं आपको 15 एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि पिछले ईयर इसमें पीवाई क्वेश्चन का हम एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि पिछले ईयर इसको पूछा जा चुका है। इसी तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो ये पूछे जाते हैं, तो बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं। उन सभी क्वेश्चन को मैं आपके लिए आज के इस वीडियो में लेकर के आया हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए दिसंबर 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखिए, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा ही बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और पीवाई क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं। तो आज का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि 7 जुलाई को जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, पेपर 1 के लिए, है ना। तो पेपर 1 के लिए हम इसको देखने वाले हैं। आज जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब हम यह कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है तो इसका तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए, पहले भाषा से निर्धारित सिद्धांतों का पालन करती है। ऑप्शन 2, भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच अंतर्निहित संबंध है। ऑप्शन 3, शब्दों और उनके अर्थों के बीच संबंध किसी ठोस कारण पर आधारित है, न कि बस यूं ही। और ऑप्शन 4, भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो सकता है। तो जब हम यह कह सकते हैं कि भाषा यादृच्छिक है तो इसका तात्पर्य क्या हो सकता है ये। तो यदि आपने इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 को चूज़ किया है, तो इसका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, भाषा यादृच्छिक के संबंध में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब चलिए हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद भी एक बालिका अपने आप से अनुच्छेद नहीं लिख पा रही है, हालांकि वह वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन में लिख लेता है। तो यह इस प्रकार के मार्गदर्शन को आप क्या कहेंगे। ऑप्शन ए, टीम टीम शिक्षण। ऑप्शन 2, मदद या स्कैफोल्डिंग। ऑप्शन 3, सहपाठी शिक्षण। या ऑप्शन 4, सहपाठी परामर्श। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो ये स्कैफोल्डिंग हो जाएगा, है ना। मदद या फिर स्कैफोल्डिंग के नाम से इसको जाना जाता है। यदि कोई साथी समूह जो है वो अपने किसी साथी समूह के मदद करता है, किसी पढ़ने में या फिर लिखने में या फिर किसी भी तरीके से मदद करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक बच्चा है और बी उसका एक सहपाठी है, मित्र है। तो ए को पढ़ने लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन वो किसी भी अपने फ्रेंड की मदद से उसका फ्रेंड जो है उसको बताता है, तो वह उस कार्य को कर लेता है, फिर उसको पढ़ लिख लेता है। तो इस तरीके से जो मदद होती है उसको हम स्कैफोल्डिंग या फिर मदद के नाम से इसको जानते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। स्कैफोल्डिंग से संबंधित हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। स्कैफोल्डिंग क्या होता है इसको मैंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मेरे चैनल पर जा के आप उस प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से चेक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब, खाली स्थान है, भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब। ऑप्शन पहला दिया है, बच्चों को भाषा का प्रवेश एक्सपोजर दिया जाए। दूसरा, बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाए जाए। तीसरा, बच्चों को अनुवाद करने का अभ्यास करवाया जाए। चौथा, बच्चों को पठन के अवसर दिए जाएँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब बच्चों को भाषा का परिवेश या एक्सपोजर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला जो है ये करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो यदि आपने इस वीडियो को पहले बार देख रहे हैं तो या फिर मेरे चैनल पर पहले बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें, क्योंकि इसी तरीके का आपको नया नया कंटेंट और नया नया वीडियो आपको इस चैनल पर ये डेली एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराया जाता है, जो कि आपके सीटेट का कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यपुस्तक के बारे में सही है। ऑप्शन पहला, पाठ्यपुस्तक का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता। ऑप्शन दूसरा, पाठ्यपुस्तक अध्यापक और विद्यार्थी के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण सामग्री है। ऑप्शन तीसरा, यह पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। या ऑप्शन चौथा, ये सत्र के लिए शैक्षिक गतिविधियों की योजना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन तो ये हो नहीं सकता, तो इस तरीके से हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा
पाठ्यपुस्तक अध्यापक और विद्यार्थी के बीच एकमात्र महत्वपूर्ण सामग्री है, ये भी गलत है। ये सत्र के लिए शैक्षिक गतिविधियों की योजनाएं, ये सही है, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि यह पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्य को हमें प्राप्त करने में मदद करता है ना। इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इन 15 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं इसको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट है, यदि आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं, आपने विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री अच्छी तरह से पढ़ाने के लिए कहा है, उसके बाद आप संदर्भ और प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा आप विद्यार्थियों को किस तरह के पठन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? ऑप्शन पहला, गहन पठन, विस्तृत पठन, बारीकी से पठन और सरसरी तौर पर पठन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? यदि आपने ऑप्शन नंबर पहला को चूज़ किया है तो इसका राइट आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये जो शिक्षक है वो गहन अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, गहन पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पाठ्य सामग्री से विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने का कौशल खाली स्थान बोध है। पहला, मूल्यांकन परक, वैश्विक, स्थानीय या फिर निष्कर्षात्मक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर ही हो जाएगा, ये स्थानिक बोध है ना। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्थानीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करता है कि हमें सबसे पहले खाली स्थान। ऑप्शन नंबर पहला, ड्रिल के माध्यम से अभ्यास करवाना चाहिए। ऑप्शन दूसरा, उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। तीसरा, नियम प्रस्तुत करने चाहिए। और चौथा जो होता है वह वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो निगमनात्मक उपागम का मतलब होता है, निगमनात्मक का मतलब होता है पहले इसमें नियम बताया जाता है, उसके बारे में फिर इसके एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा? नियम से निगमनात्मक से नियम। तो इसलिए पहला इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, नियम प्रस्तुत करने चाहिए, है ना। इसमें सबसे पहले नियम प्रस्तुत करने चाहिए। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है। ऑप्शन पहला, पाठ्य सामग्री का विस्तार, एक्स्ट्रापोलेशन, व्याख्या करना, विश्लेषण करना या फिर निष्कर्ष निकालना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पाठ्य सामग्री या फिर एक्स्ट्रापोलेशन। पाठ्य सामग्री का विस्तार या फिर एक्स्ट्रापोलेशन जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देना किस विधि की विशेषता है? तो ऑप्शन पहला दिया है, प्रत्यक्ष या डायरेक्ट, प्राकृतिक, द्विभाषिक या फिर श्रव्य भाषिक। तो कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देना किस विधि की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यदि आपने ऑप्शन नंबर पहला को चूज़ किया है डायरेक्ट या फिर प्रत्यक्ष विधि, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 10 नंबर का। एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे की उसके कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं, यद्यपि उसने कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है। आप कक्षा में किस तरह का उपगम प्रयोग कर रहे हैं? किस उपगम का प्रयोग कर रहे हैं? ऑप्शन पहला, संरचनात्मक, समग्र भाषा और संप्रेषणात्मक या फिर रचनावादी। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो यदि आपने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो समग्र भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाषा अध्यापक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों को स्वक्षण लेखन के लिए प्रोत्साहित करे, क्योंकि स्वक्षण लेखन का शिक्षार्थियों के लिए लाभ है। ऑप्शन पहला, शिक्षार्थी अपनी प्रथम भाषा के लिखित रूप के गुणधर्म समावेशित कर सकते हैं। ऑप्शन दूसरा, यह शिक्षार्थियों के प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके के से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन तीसरा, शिक्षार्थी लिखने या न लिखने के लिए प्रोत्साहित के लिए स्वतंत्र है।
और ऑप्शन चौथा, शिक्षार्थी ये महसूस नहीं करते हैं कि उन्हें कुछ अधिक या फिर एकदम सटीक लिखना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर दूसरा को यदि आपने चूज़ किया है तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यह शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आपको सी-टेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का यदि आपको टैग वर्ड चाहिए तो आप इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप चेक करके देख सकते हैं। आपको सी-टेट का टैग वर्ड्स आपको मिलने वाला है, उसका लिंक है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये टैग वर्ड्स जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल करता है आपके एग्ज़ाम को निकालने के लिए। आपको CDP, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सभी सब्जेक्ट का, साइंस का भी, सभी सब्जेक्ट का आपको टैग वर्ड्स जो है वो इस चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को जा कर के देख सकते हैं, जिससे आपको किस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है वो हैंडल करना है, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, पॉजिटिव क्वेश्चन और नेगेटिव क्वेश्चन कैसा होता है ना, उसको हमको किस तरीके से रिएक्ट करना है, उसका आंसर किसको चूज़ करना है, इन सभी चीज़ों का आपको जानकारी मिल जाएगा। तो यदि आपका तैयारी जो है वो अच्छे से नहीं हुआ रहेगा तो फिर भी आप टैग वर्ड की मदद से आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को जा कर के ज़रूर चेक करें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है। ऑप्शन पहला, संरचनात्मक अधिगम, ऑप्शन दूसरा, मौखिक अधिगम, अवधारणा अधिगम, या फिर चौथा, गत्यात्मक कौशल अधिगम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? यह अधिगम किस प्रकार का है जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक प्रकार का अवधारणात्मक अधिगम है, अवधारणा अधिगम है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा? ऑप्शन पहला, नए एवं अपरिचित शब्दों के सही उच्चारण का अभ्यास करना, ऑप्शन दूसरा, अध्यापक के साथ पाठ्य सामग्री का समवेत पठन, या ऑप्शन तीसरा, कविता को कंठस्थ कर लेने के बाद कविता का समवेत गायन, या फिर ऑप्शन चौथा, रोल प्ले में भाग लेना। तो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो राइट आंसर ये हो जाएगा, रोल प्ले में भाग लेना, जो कि आपको कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा को विकास करने में मदद करता है। इसलिए रोल प्ले का अवसर जितना हो सके उतना बच्चे को दिया जाना चाहिए, जिससे बच्चे जो होता है वो रियल इंट्रैक्शन इससे होता है और अपने विकास ये कर सकता है, कुछ भी बोलने या फिर करने का उसको मौका इस तरीके के खेल में इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट है, आप हिंदी भाषी अध्यापक हैं और आपकी नियुक्ति पंजाब के एक प्राथमिक विद्यालय में होती है। अब चूँकि आप स्थानीय भाषा नहीं जानते तो आप क्या करना चाहते हैं? तो आपको क्या करना चाहिए, है ना? ऑप्शन पहला, समुदाय को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन दूसरा, किसी हिंदी भाषी क्षेत्र में स्थानांतरण के लिए आवेदन करना चाहिए। तीसरा, बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षण आरंभ करना चाहिए। और ऑप्शन चौथा, अंग्रेजी में संप्रेषण करना चाहिए। तो इसका हम ये इसको नेगलेक्ट करके देखें तो ये पहला ऑप्शन तो ये हो नहीं सकता, सिखा सकते हो बट उतना आसानी नहीं है, है ना? तो ये सेकेंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप इसके लिए ट्रांसफ़र नहीं कर सकते बस इसी बात के लिए, है ना? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, कि बच्चों को भाषा एक संसाधन के रूप में, मतलब बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और अपना शिक्षण कार्य को शुरू करना चाहिए। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है ये राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन पहला, विद्यार्थियों के प्रगति रिपोर्ट कार्ड में प्राप्त फल लिखना। ऑप्शन दूसरा, योगात्मक आकलन के लिए योजना और प्रश्न बनाना। ऑप्शन तीसरा, अभिभावक शिक्षक बैठक में अभिभावकों को सूचित करना और ध्यान देने के लिए कहना। ऑप्शन चौथा, बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचारात्मक कदम उठाना। तो भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इस करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कि बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उसके लिए उपचारात्मक कदम उठाना। ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण में यही कार्य किया जाता है कि बच्चे को क्या आता है या फिर क्या नहीं आता है, तो उसमें जो भी कमियां रहता है उसको सुधारा जाता है ना, तो ये उपचारात्मक कदम होता है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने पूरा 15 MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जो कि आपके जुलाई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पेपर 1 के एग्ज़ाम में इसको पूछा गया था। तो ये हिंदी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था इसको हमने पूरा कंप्लीट एनालिसिस कर लिए। तो ये वीडियो कैसे लगी आपको दोस्तों? इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और यदि आप सीटेट की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आपको टैग वर्ड्स आपको चाहिए, जो कि आपके एग्ज़ाम पास करने में बहुत ही ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उसको चेक ज़रूर कर सकते हैं और आप उस वीडियो को देखें, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा ही हेल्पफुल मिलने वाला है। तो मिलेंगे इसी तरीके से अगले वीडियो में।